जैसे सिक्योरिटी पीएमएस के हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून अमित। सबसे पहले ये बताएं कि इंडियन मार्केट के जो गिरावट हम देख रहे हैं दुनिया भर की गिरावट की वजह से, क्या इसमें कोई वैल्यूएशन सपोर्ट दिखाई देता है आपको, या अभी भी डाउनसाइड ओपन है जिस हिसाब से चीजें बदल रही हैं? वैल्यूएशन, अगर आप वैल्यूएशन के एंगल से देखिए तो इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर जो निफ्टी का प्रीमियम 100% के ऊपर था, आज वो 60% के पास है। तो मेरे ख्याल से पैनिक जरूर है मार्केट में, बट और वॉलेटिलिटी अगर आप देखिए तो अक्रॉस, मतलब यूएस और इंडिया, ऐसा नहीं है कि वॉल्स बहुत ही शार्पली 30% के ऊपर अगर आपका निकल गई हैं इतना पैनिक होने के बाद भी। आज भी मैं देखता हूं यूएस की वॉल्स काफी कंट्रोल्ड हैं, और उसके अंदर अगर इस तरह से आपके वैल्यूएशंस बेटर हो रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। अब बात ये आती है कि लास्ट टाइम अगर आप जुलाई अगस्त का पीरियड देखिए लास्ट ईयर का, तो उस समय एफआईआईज का फ्लोज मार्केट में आए थे। उस समय भी पैनिक था, मार्केट 2000-2500 पॉइंट गिरा था, और उस समय 10 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग था निफ्टी का वो करीब 16 टाइम्स था, और 15,200 के भाव पर हमें वो बाइंग आती हुई दिखी थी एफआईआईज की। इस बार डेस्पाइट रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है, डॉलर के अंदर आपको बहुत ज्यादा शार्प अपसाइड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, और आई थिंक दिस इज अ गुड साइन कि जब भी ये थोड़ा पैनिक कम होगा, जो मनी फ्लो है एफआईआईज का वो इंडियन मार्केट्स में भी आ सकता है, क्योंकि हमारी एक्सपेंसिवनेस कम हो रही है। और 15,500-600 के पास अगर मान लीजिए मार्केट अभी वन वे गिरता है, तो मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता रहा हूं, 15,600 के आसपास हमारा 10 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग होगा, विच इज 16 टाइम्स। और अगर मार्केट ने एक क्वार्टर लिया और ईपीएस ग्रोथ हुई तो ये फिर ऊपर आ जाएगा 16,000 की तरफ। सो दैट इज हाउ द मार्केट्स आर प्लेस्ड ऑन वैल्यूएशन फ्रंट। यानी वैल्यूएशन में अभी भी डाउनसाइड है थोड़ा, लेकिन उस लेवल्स पे अट्रैक्टिव बहुत हो जाएगा इंडियन मार्केट। अभी अभी पता है बैंक ऑफ अमेरिका ने अमित बाजार का टारगेट काटा है। पहले उनका टारगेट था 19,500, अब उन्हें काट के 18,000 कर दिया है। कई बार ब्रोकरेज कम्युनिटी थोड़ा, जब सांप निकल जाता है तो उसके बाद लकीर, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं ये पूछूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू आने लगी है, क्योंकि वो 1.5 साल से करेक्ट कर रहा है। 18 महीने के कंसोलिडेशन में मिड कैप स्मॉल कैप कब से करेक्ट कर रहा है? क्या वहां पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जूसी हो गए अब? मेरे ख्याल से इस लेग में अगर आप देखिए तो लार्ज कैप्स ने करेक्शन काफी दिया है। जैसे आपने रिलायंस का नाम लिया तो रिलायंस में करेक्शन काफी मिला। तो जो अर्निंग्स यील्ड का जो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर जो ऑलमोस्ट सेम थे, और जिसका बेनिफिट लार्ज कैप को मिल रहा था, इस करेक्शन के बाद मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स ही ज्यादा और अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। और जहां तक मिड कैप्स की बात है और स्मॉल कैप्स की बात है, तो देखिए लास्ट ईयर निफ्टी के साथ ही मिड कैप्स मूव किए हैं, बट स्मॉल कैप का ज्यादा करेक्शन था। तो आज स्मॉल कैप कैटेगरी में हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स हैं, डेस्पाइट मार्केट फॉल, अगर वहां पर आप मनी फ्लो देखिए तो काफी स्ट्रांग है। तो ऐसी काफी कैटेगरीज हैं मार्केट में। इंडस्ट्रियल्स के अंदर हम इंडस्ट्रियल्स में बड़े नाम देखते हैं, ऐसे छोटे नाम भी हैं मार्केट में जहां पर वो बाइंग है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप कैटेगरी में आज अभी भी आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां शायद उस कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में उतना बड़ा पैनिक नहीं दिख रहा है। जी अमित नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। देखिए जैसे कि बैंकिंग को लेकर चर्चा हो रही है ग्लोबली, और अब जो तमाम बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो कुछ हुआ या फिर स्विट्जरलैंड में जो कुछ हो रहा है उसका शायद भारतीय बाजार पर, भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर असर नहीं आएगा। और ये हम तमाम एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, आपसे भी यही सवाल होगा, क्योंकि आज हमने देखा कि कल, और ऐसा इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, कोई सरकार आ गया है दो बैंकों को के टेक ओवर को लेकर डील कराने के लिए। क्रेडिट स्विस 60% शेयर गिर के खुला, यूबीएस के स्टॉक में करीब 10% के आसपास की गिरावट हमने देखी शुरुआती सत्र में आज। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली भी चिंताएं कायम हैं। आपसे फिर से हम जानना चाहेंगे, क्या वाकई भारतीय जो बैंकिंग सिस्टम है इम्यून है, या फिर ये मान के चले कि शॉर्ट टर्म में अभी कुछ महीने तक ये वॉलेटिलिटी हम देखेंगे? यहां भी देखिए इम्यून डेफिनेटली हैं, क्योंकि हम लोग उतने एग्रेसिव नहीं हैं। अगर आप इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री को देखिए और बाहर की इंडस्ट्री को देखिए, वहां के बोनस स्ट्रक्चर्स को देखिए और इंडिया में देखिए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत एग्रेसिव हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत आगे जाकर लैंडिंग करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड डिपोजिटर बेस है, तो इसलिए हम लोग काफी सेफ हैं। बट अगर आप कोर में जाइए प्रॉब्लम्स के, तो प्रॉब्लम तो अभी वही है कि जो वॉर है वो अभी भी कंटिन्यू है, 1 साल के बियॉन्ड चला गया है।
इन्फ्लेशन के ऊपर अभी भी लोगों का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से जो यूएस फेड है वो बहुत ही अभी भी फंसा हुआ है कि उस पर क्या कॉल ले, और इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेजेक्टरी को नीचे करना स्टार्ट करे या फिर अभी होल्ड पे लेके जाए। अभी 22-23 तारीख को जो मीटिंग है वहां पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, बढ़ेगा, या फिर वो इस बार छोड़ देंगे उसको। तो इस तरह के जो कयास हैं, अगर आप देखिए तो ये वर्ल्ड वाइड आपको बहुत वॉलेटिलिटी या फिर इस तरीके की प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हायर इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी और हायर स्टिकी इन्फ्लेशन है। और जब बॉन्ड यील्ड्स के अंदर अभी आपने एकदम से शार्प फॉल देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो इस चीज को दिखाता है कि जो स्लो डाउन सिनेरियो है, जो कमोडिटीज के अंदर भी आपको दिखेगा, जैसे क्रूड ऑयल नीचे आया है, तो जनरली इट इज गुड दैट बॉन्ड यील्ड्स शुड कम डाउन। बट अगर बहुत ही पैनिक सिचुएशन में बॉन्ड यील्ड नीचे आते हैं तो वो लिक्विडिटी आउटफ्लो को दिखाता है इक्विटी मार्केट से, क्योंकि एक स्लो डाउन सिनेरियो है, ग्रोथ कम होती हुई दिखती है। तो आई थिंक अभी हम उस ट्रेंड के अंदर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय के लिए आई थिंक मार्केट का ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो अमित, ऐसे में मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो दबाव वाला टूटने वाला सेक्टर आया है वो मेटल ही है। आज भी इंडेक्स 2% नीचे है। अब जिस तरह से ग्लोबल टेंशन की बात की जा रही है, मंदी की बात की जा रही है, ऐसे में ये जो स्पेस है इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि पहले आप काफी बुलिश रहे हैं मेटल्स में। तो मेटल्स में देखिए बहुत ही डिस्पैरिटी है। अगर आप JSW स्टील देखिए तो वो लाइफ हाई के पास था, टाटा स्टील अभी भी 5 टाइम्स EV बाई एबिलिटा के पास है, और इसके अंदर मर्जर्स, इंटरनल मर्जर्स होने वाले हैं जो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। बट अगर आप अभी देखिए जो हम इस साल के जब हम एंटर किए थे तो सबसे बड़ी थीम जो मार्केट में थी वो ये थी कि चाइना का रीओपनिंग ट्रेड जो अभी भी है। तो चाइना जैसे जैसे अगर आप देखिए तो रीओपन होगा। अभी 5% GDP ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद स्टिमुलस नहीं देंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, बट आगे जाकर इन्होंने डिस्टिमुलस की अगर बात करनी स्टार्ट की, क्योंकि जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं चाइना के वो तो मैं मानता हूं कि वो प्रेशर में हैं, बट जो इंपोर्ट नंबर्स हैं वो हमने 2022 के एंड में भी हमने देखा ये ट्रेंड ऐसा पिकअप किया कि वो नंबर्स बेटर आए। तो वो नंबर बेटर आने से ऐसा लगता है कि शायद चाइनीज जो इकोनॉमी है वो एटलीस्ट बॉटम कर चुकी है और यहां से रिकवर कर रही है, जिस वजह से HRC प्राइसेस अगर आप देखिए जो हॉट रोल्ड क्वाइल प्राइसेस हैं वो इंडिया में 60,000 रुपीज पर टन के भाव के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगा स्टील कैटेगरी के अंदर। 6-7% से ऑलरेडी चाइना में भी स्टील के भाव बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से मेटल इज ए गुड स्पेस अगर मैं चाइना रीओपनिंग ट्रेड की तरफ देखता हूं, और पर्टिकुलरली स्टील जहां पर शायद आपको मार्केट की थोड़ा रिकवरी के साथ आने वाले समय में आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्रा कॉल है कि मैं आपको कहूंगा कि इस तरह की ब्रेव कॉल कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि इनफैक्ट सब मेटल से भाग रहे हैं ये सोचते हुए कि आगे ग्रोथ स्लो डाउन है, इनकी पिटाई जारी रह सकती है। तो काफी कॉन्ट्रा कॉल है आपकी। मैं आपसे सन फार्मा या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा स्टॉक्स, देखिए सन फार्मा 4-5 चुनिंदा स्टॉक्स में जो इंडेक्स में गेन कर रहा है। आज हुआ क्या कि मोतीलाल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिवीज लैब के ऊपर ऑफकोर्स उन्होंने बात की है कि जो प्राइसिंग प्रेशर्स हैं बड़ी फार्मा कंपनी पे वो कम होते जा रहे हैं, और फ्रेट कॉस्ट कम हो गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई है, प्राइसिंग प्रेशर्स कम हुए हैं, और बहुत सारा जो माल अटका था पोर्ट्स पे, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन हो रही है इन्वेंट्रीज। तो क्या आप फार्मा एक्सपोर्टर्स की तरफ देखेंगे सन फार्मा जैसे स्टॉक्स की तरफ? देखिए बहुत ही सिलेक्टिव है फार्मा। हम लोग लगातार इस चीज पर रहते हैं कि फार्मा के अंदर किस तरह से देखें। तो जिस तरह का आप देखिए काफी स्टॉक्स जो पहले के आउट परफॉर्मर थे, आज वो काफी स्टॉक्स में आपको बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी बीच में देखने को मिली है। जो रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज थी वो भी काफी अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाई हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की जो स्टोरी थी, जैसे सन फार्मा के अंदर है, कुछ हद तक सिप्ला के अंदर है। अभी सिप्ला में प्रॉब्लम यह है कि लॉन्चेस 1 साल के लिए आगे टल गए हैं, जिस वजह से स्टॉक के अंदर आपको रिसेंट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जो लॉन्चेस हैं आई थिंक वो एग्रेसिव रहने चाहिए। अगर लॉन्चेस आपके नहीं होंगे तो जो प्राइस इरोजन होता है वो डायरेक्ट इंपैक्ट आपको करता है, आप बड़े भाव पर नया लॉन्च नहीं कर पाते हो। तो आई थिंक ये एक लगातार प्रॉब्लम है। तो इसीलिए डिस्पाइट रुपी डेप्रिसिएट
होता हुआ बीच में हमें दिखा, 81 से 83 आया, उसके बाद भी ना तो फार्मा चलता है ना आईटी चलता है। तो मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्टोरी है वही मेजर है। तो हम अपने अपने फंड के अंदर भी हमने धीरे धीरे जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर है वहां पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और केमिकल स्टॉक्स, मेरे ख्याल से कुछ कैटेगरीज हैं जो एयर कंडीशनिंग को सप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी आगे जाकर क्या है, हीट वेव की भी बात हो रही है, अल्नीनो की बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कूलिंग प्रोडक्ट कंपनीज हैं और उनको जो केमिकल प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, वहां पर आपको थोड़ा मूव देखने को मिले। तो हमको वो पोर्टफोलियो शिफ्टिंग इस समय करना जरूरी है। इनफैक्ट केमिकल्स पे आज हम लोग बात भी कर रहे थे यहाँ पे, जी बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस हो रहे हैं बड़ी कंपनी में, वो हम लेके आएंगे अभी आपके पास। अमित, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चूंकि ब्याज दरें बढ़ रही थी, उसकी चिंता बाजार को पहले से थी, बैंकिंग संकट शायद थोड़ा सा बाद में आया, लेकिन आज एनबीएफसी में आप देखिए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे के सारे स्टॉक टूट रहे हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग वाली को अगर छोड़ दीजिए तो अक्रॉस द बोर्ड आपको प्रेशर में दिखेगा। इनमें कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे रणनीति बनानी है? क्या लोअर लेवल्स पर मौके बनेंगे या फिर अभी कुछ समय के लिए इनको छोड़ के चलना बेहतर रहेगा? तो मेरे ख्याल से देखिए, ट्रेंड बहुत क्लियर है। जो बैंकिंग, जो लैंडिंग कंपनीज हैं, वहीं पर ही हमें ज्यादा फोकस करना है। मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स जो अभी डिक्लाइन लिए हैं, क्योंकि इंडिया में एक चीज तो पक्का है कि जो कॉरपोरेट का जो कैपेक्स है, जो कॉरपोरेट का सेंटीमेंट है, वो काफी बुलिश है, और कंज्यूमर का सेंटीमेंट अभी उतना बुलिश नहीं है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसलिए आगे जाकर जो बैंक्स कॉरपोरेट साइड में ज्यादा लैंडिंग करेंगे, आई थिंक उनको ज्यादा फायदा है। तो ऐसे में एसबीआई जैसे स्टॉक्स, मेरे ख्याल से अगर इस बिकवाली में अगर आपको ध्यान हो, 450 के पास काफी समय निकाला था एसबीआई ने बिफोर दिस पुल बैक, और 650 से आज 630 से ऑलमोस्ट 100 रुपए से ज्यादा का बिकवाली आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा शार्प रिवर्सल आएगा, जहां आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एनबीएफसीज की जो फंडिंग है, जो कॉस्ट ऑफ फंड है, वो ऐसे मार्केट में हमेशा ज्यादा रहेगी और वो उनके लिए हमेशा ड्रैग है। तो आपको जल्दी पार्टिसिपेट करना है, जल्दी मनी मेकिंग के अंदर रहना है, तो उसमें आपको लैंडर्स में आई थिंक जो कॉर्पोरेट लिंक्ड बैंक्स हैं, वहां आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये है राय सरकारी बैंकों पर, और ओवरऑल फार्मा से जुड़ा मेटल्स पे भी हमने आपको अमित की राय बताई। अमित, अब थैंक यू सो मच समय देने के लिए और तमाम सेक्टर पर, मार्केट पर अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी एक्सपर्ट